हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विनिंग सेटअप। आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो कॉल सेंटर केपीआईज एंड केआरए सीरीज में। दोस्तों, अब हम डिटेल्स में बात करेंगे आपके केपीआईज और केआरएस के बारे में। इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनका कैलकुलेशन का मेथड क्या होता है, इनके टारगेट्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में। दोस्तों, केपीआईज और केआरए के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई वो होते हैं जो हम मेज़र कर सकते हैं, जिनसे आपकी परफॉर्मेंस गेज की जा सकती है। और केआरए दोस्तों वो होते हैं जिन्हें हम गेज नहीं कर सकते, जो सिर्फ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको निभानी ही होती है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग शिंकेज से। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है शिंकेज। शिंकेज मतलब होता है कि आपके जो अवेलेबल हेड काउंट है उसमें से कितने लोग आपके आज अवेलेबल नहीं हैं, जो आपके लिए काम नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो आप काम कैसे करेंगे? आप काम ही नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? आप अपने पैरामीटर्स को मीट कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिंकेज। तो दोस्तों, शिंकेज की बात करते हैं। तीन टाइप की शिंकेज होती है। एक हमारी ओवरऑल शिंकेज। ओवरऑल शिंकेज का मतलब है कि आपके टीम में टोटल हेड काउंट, सपोज 10 का टोटल हेड काउंट है, जिसमें से आपके 3 लोग आज एब्सेंट हैं, तो 3/10 ये आपका होगा ओवरऑल शिंकेज। दोस्तों, एक होती है प्लान शिंकेज। प्लान शिंकेज का मतलब होता है कि आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से आपने आज एक को वीक ऑफ दिया है और एक को प्लान लीव दी है। तो आपकी जो प्लान लीव हो जाएगी वो हो जाएगी वीकली ऑफ 1 और प्लान लीव 1, यानी 2/बाय टोटल हेड काउंट। तो दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी प्लान्ड शिंकेज। एक होती है आपकी अनप्लान्ड शिंकेज। दोस्तों, अनप्लान्ड शिंकेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि अनप्लान्ड शिंकेज का मतलब होता है कि मैंने अपने वीकली ऑफ भी प्लान कर दिए हैं, मैंने अपनी प्लान लीव भी प्लान कर दी है, और मुझे लगता है कि 2 लोगों को छुट्टी देने के बाद 10 में से मेरे 8 लोग आज अवेलेबल रहेंगे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन क्या होता है, उसमें से भी एक पर्सन आपका अनप्लान्ड लीव ले लेता है। आपका पूरा हेड काउंट, आपका जो पूरा एनालिसिस है, जो आपकी प्लानिंग है, वो पूरी रखी की रखी रह जाती है और वो फेल हो जाती है। तो दोस्तों, ये होता है अनप्लान्ड शिंकेज। अनप्लान्ड शिंकेज कैलकुलेट करने के लिए हम जितनी भी अनप्लान्ड लीव होंगी उनसे डिवाइड करेंगे आपके रोस्टेड हेड काउंट को। दोस्तों, ओवरऑल शिंकेज और प्लान्ड शिंकेज के लिए हमें टोटल हेड काउंट को डिवाइड करना था, बट अनप्लान्ड शिंकेज के लिए हम रोस्टेड हेड काउंट को डिवाइड करेंगे। 10 लोगों में से 2 लोगों को आपने प्लान लीव देकर 8 लोगों को रोस्टेड किया था, उसमें से एक आपका अनप्लान्ड हुआ। तो दोस्तों, आपकी शिंकेज जो कैलकुलेट होगी वो रोस्टेड हेड काउंट पे होगी। चलिए, इसे समझने के लिए चलते हैं एक्सेल पर। ओके। तो दोस्तों, ये आपकी शिंकेज है। आपकी टीम में टोटल हेड काउंट, आपका टोटल हेड काउंट है 10, जिसमें से आपने वीकली ऑफ प्लान किए हैं 2, और दोस्तों आपने प्लान लीव दी है 1। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके लीव प्लानिंग। अब इसमें से एक हो गया आपका अनप्लान्ड। अब आपकी हम शिंकेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोस्तों, शिंकेज कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है कि आपकी ओवरऑल शिंकेज कितनी होगी। तो दोस्तों, आपकी ओवरऑल शिंकेज होगी इज इक्वल टू ब्रैकेट। दोस्तों, आपको एक्सेल में जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है, आपको ब्रैकेट का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल। तो दोस्तों, ये एक्सेल बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन शुरू कर देगा। पहले ये डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इसे नहीं पता कि हम पहले प्लस करना चाहते हैं बाद में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ओवरऑल शिंकेज कैलकुलेट करने के लिए 2 मेरे वीक ऑफ थे, एक मेरी प्लान लीव थी और एक मेरी हो गई अनप्लान। तो दोस्तों, टोटल लीव्स या ऑफ्स डिवाइडेड बाय टोटल हेड काउंट, दिस इज 40%। आपकी उस दिन की ओवरऑल शिंकेज है 40%। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लान्ड शिंकेज की। प्लान्ड शिंकेज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी मेरे वीक ऑफ या प्लान लीव होंगे, हम उनसे डिवाइड करेंगे अपने टोटल हेड काउंट को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे। मेरे वीक ऑफ्स प्लस मेरी प्लान लीव, इनको हम डिवाइड कर देंगे आपके टोटल हेड काउंट से, दैट इज़ 30%। तो दोस्तों, आपकी प्लान्ड शिंकेज बनती है 30%। अब बात आती है मेरी अनप्लान्ड शिंकेज की। अब अनप्लान्ड शिंकेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको टोटल हेड काउंट से नहीं, ये आपको रोस्टेड हेड काउंट से प्लान करनी है। आपका रोस्ट ओवरऑल हेड काउंट है 10,
लेकिन उस दिन का आपका रोस्टेड हेड काउंट होगा इज इक्वल टू 10 माइनस आपके वीक ऑफ्स प्लस आपकी प्लान लीव। दिस इज योर रोस्टेड हेड काउंट। तो आपको अनप्लान्ड शिंकेज कैलकुलेट करने के लिए करना होगा इज इक्वल टू अनप्लान्ड लीव डिवाइडेड बाय रोस्टेड हेड काउंट। तो दोस्तों ये आ गई आपकी शिंकेज। आपकी ओवरऑल शिंकेज है 40%, आपकी प्लान शिंकेज है 30% और आपकी अनप्लान शिंकेज है उस दिन की 14%। सो दोस्तों शिंकेज के टारगेट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस टू प्रोसेस डिफर होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफली समझेंगे शिंकेज किस टाइप की होती है, क्या शिंकेज के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एट्रिशन होते हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर हम एक बेसिक कैलकुलेशन समझ लेते हैं आपके केपीआईज की। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको शिंकेज और एट्रिशन को ब्रीफ में समझाऊंगा। तो दोस्तों वापस से चलते हैं अपने डेटा की ओर। शिंकेज आप लोगों को समझ में आ गया, आप चलते हैं एट्रिशन पे। दोस्तों एट्रिशन होता है नंबर ऑफ पीपल दोज हैव लेफ्ट द जॉब डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग हेड काउंट एंड क्लोजिंग हेड काउंट। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपना एट्रिशन। ये एट्रिशन कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल मेथड है जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। सबके कैलकुलेट करने के अलग तरीके होते हैं। आपको बताया जाएगा ओपनिंग हेड काउंट प्लस क्लोजिंग हेड काउंट डिवाइडेड बाय 2, उसके ऊपर आप डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर दोबारा उसको डिवाइड करेंगे टोटल एट्रिशन से। तो दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको समझ लीजिए। नंबर ऑफ पीपल दोज हैव लेफ्ट द जॉब डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग हेड काउंट एंड क्लोजिंग हेड काउंट। तो दोस्तों एट्रिशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी एट्रिशन और एक होता है इनवॉलंटरी एट्रिशन। दोस्तों वॉलंटरी एट्रिशन वो होता है जहाँ पे काम करने वाला इंसान अपनी मर्जी से जॉब छोड़कर जा रहा है। जॉब छोड़कर जाने के दोस्तों दो ही तरीके होते हैं, या तो वो प्रॉपर अपना जो भी उसका नोटिस है 10 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होते हैं, वो अपना नोटिस पीरियड सर्व करके जाएगा, या वो बिना बताए अपनी सैलरी उठाएगा और एब्सकॉन्ड हो जाएगा। तो दोनों दोनों ही प्रकार के एट्रिशन वॉलंटरी एट्रिशन में कंसिडर होते हैं। दोस्तों एक होता है इनवॉलंटरी एट्रिशन या फोर्स्ड एट्रिशन, जहाँ पर रिसोर्स को फोर्स किया जाता है एट्राइट होने के लिए। इसमें आते हैं आपके परफॉर्मेंस इशू की, वो आपके प्रोसेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो उसे वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना होगा। दूसरा आता है इंटीग्रिटी इशू, उसने कोई भी ऐसा काम किया है जो प्रोसेस के या ऑर्गेनाइजेशन के या एचआर के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो उसे आज टू लीव कर दिया जाता है। तीसरा आता है आपका ZTP, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उसने कोई भी ऐसा काम किया है जो ZTP के अंदर आता है, उसने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक की है, या कस्टमर से बदतमीजी की है, कस्टमर से फ्रॉड किया है, कस्टमर को गाली दी है, अपने सुपरवाइजर से बदतमीजी की है, फेलो एजेंट से बदतमीजी की है, या कोई भी ऐसा काम किया है जो कंपनी की ZTP पॉलिसीज़ के अंडर आता है, तो उसको ZTP के अंदर कंपनी से एग्जिट करने के लिए बोल दिया जाएगा। चौथा आता है आपका प्रोसेस रैम्प डाउन। दोस्तों कॉल सेंटर इंडस्ट्री प्रोसेस पे ही डिपेंड होती है कि क्लाइंट उनको प्रोसेस देगा, काम देगा, उस पर काम होगा। किसी इशू की वजह से, XYZ इशू की वजह से प्रोसेस रैम्प डाउन हो जाता है, वो प्रोसेस वहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, वो उसे बोलते हैं प्रोसेस रैम्प डाउन। दोस्तों ये सब आते हैं इनवॉलंटरी एट्रिशन में, क्योंकि यहाँ पर एजेंट को फोर्स किया जाता है कि वो कंपनी से एग्जिट करें। दोस्तों एक टीम लीडर, एक AM या एक मैनेजर की परफॉर्मेंस में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एट्रिशन दोनों ही कैलकुलेट होते हैं, बट इनवॉलंटरी एट्रिशन का जो लास्ट पार्ट है प्रोसेस रैम्प डाउन, वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो आपके एट्रिशन में काउंट नहीं होगा। वो प्रोसेस के एट्रिशन में काउंट होगा, बट वो ऑपरेशंस के एट्रिशन में काउंट नहीं होगा। दोस्तों अब चलते हैं एक्सेल पे। अब मैं आपको एट्रिशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, हमें इसके कंपोनेंट सर्च, पहले हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होने चाहिए। उसके लिए होना चाहिए आपका ओपनिंग हेड काउंट और आपका क्लोजिंग हेड काउंट प्लस एट्रिशन। एट्रिशन किसी भी रीजन से रहा हो, आपका एट्रिशन का काउंट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों एक टीम लीडर की टीम में जनरली 10, 15, 20 लोग होते हैं। हम एक एवरेज हेड काउंट ले लेते हैं कि एक टीम लीडर के पास महीने की 1 तारीख को 20 का हेड काउंट था। 20 के हेड काउंट में से 5 तारीख को, 10 तारीख को उसकी सैलरी आई। सैलरी आने के बाद उसके 3 लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले गए। उसके मैनेजर को पता था कि सैलरी आने के बाद एट्रिशन होगा। उन्होंने ऑलरेडी HR में रिक्वेस्ट रेस करके एक बैच लिया हुआ था जो बैच ट्रेनिंग में चल रहा था। वो बैच हिट करता है फ्लोर पे, आप समझिए 10 या 11 तारीख को। यहाँ पे 20 लोग थे, 3 लोग छोड़ के चले गए, और 3 लोग छोड़ने के बाद उसको 4 लोग HR की तरफ से और मिल गए। तो 20 में से 3 गए,
बचे 17 और 4 लोग उसको मिल गए, तो 17 और 4 उसके पास क्लोजिंग हेड काउंट महीने की 30 तारीख को हो गया 21 का। तो दोस्तों एट्रिशन अब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ़ पीपल एट्राइटेड। नंबर ऑफ़ पीपल एट्राइट हुए हैं 3, इसको हमें डिवाइड करना है ओपनिंग और क्लोजिंग हेड काउंट की एवरेज से। तो दोस्तों ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस ये, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट बंद करेंगे। उस टीम लीडर का उस महीने का एट्रिशन था दोस्तों 15%। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है, ये एक्सेल मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सब फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, आप खुद से कैलकुलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू आए आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे किसी भी टाइम पिंग कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो दोस्तों एट्रिशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इसको फर्दर बाइफरकेट करने के लिए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एट्रिशन है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ रैम्प डाउन एट्रिशन को अलग कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हैं। आपका टोटल एट्रिशन हुआ 3, जिसमें से आपका रैम्प डाउन एट्रिशन था 1। तो दोस्तों आप इस एक को एक्सक्लूड करके अपनी परफॉर्मेंस को बचा सकते हैं। जब आप एट्रिशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं B9। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रैकेट का प्रयोग करना है एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करते हुए, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। B9 माइनस रैम्प डाउन का एट्रिशन जो 1 था, डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेड काउंट, तो आपका एट्रिशन रहेगा दोस्तों 10%। एट्रिशन का टारगेट भी दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस टू प्रोसेस डिफरेंट होता है। जब आप जिस प्रोसेस के लिए काम करेंगे वहाँ पे आपके टीएल, आपके एएम, आपके मैनेजर आपको बता देंगे कि यहाँ पर आपका एट्रिशन का टारगेट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे मैट करने के लिए अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों वापस से चलते हैं अपने डेटा की ओर। एट्रिशन मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। उसके बाद आपका एक मेजर कंपोनेंट आता है, डेट इज़ कॉल्ड ACST। दोस्तों ACST बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एजेंट अगर एक कॉल को या एक चैट को या एक टिकट को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोसेस की परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगी। तो ACST को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डिटेल में अगली वीडियोस में हम इस बारे में बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि आपको ACST कैसे मैनेज करनी है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल चलते हैं हम ACST की कैलकुलेशन पे। तो दोस्तों ACST कैसे कैलकुलेट होती है? ACST कैलकुलेट करने का तरीका होता है टोटल टॉक टाइम, यानी उस एजेंट ने उस कॉल पर कितनी देर कस्टमर से बात की, प्लस टोटल होल्ड टाइम। होल्ड टाइम यानी उसने कस्टमर की क्वेरी चेक करने के लिए या उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए टोटल उस कॉल पर या बाकी सभी कॉल पर कितना टाइम होल्ड लगाया, प्लस टोटल रैप टाइम। दोस्तों रैप टाइम होता है कि एक कॉल को ख़त्म होने के बाद दूसरी कॉल आने के बीच में आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, ताकि आप अपने CRM में टैगिंग कर सकें, एंट्रीज कर सकें, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप कैप्चर कर सकें। ये होता है आपका रैप टाइम, या इसको हम ACW टाइम भी बोल देते हैं। ACW टाइम का मतलब होता है दोस्तों आफ्टर कॉल वर्क टाइम। ये होता है हमारा फॉर्मूला, टोटल टॉक टाइम प्लस टोटल होल्ड टाइम प्लस टोटल रैप टाइम। दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं टोटल कॉल्स आंसर्ड, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं टोटल चैट्स हैंडल, टोटल ईमेल्स हैंडल। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं एक्सेल की तरफ, आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ इसकी ACST के लिए हमारे कंपोनेंट्स होते हैं टॉक टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम। दोस्तों किसी किसी कॉल सेंटर की रिपोर्ट्स में रैप टाइम के नाम से आता है, कहीं पर ACW के नाम से आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ आएगा आपका कॉल्स आंसर्ड। तो दोस्तों सपोज करते हैं एक एजेंट ने एवरेज 3630 सेकंड का टॉक टाइम लिया और उसका 410 सेकंड का होल्ड टाइम था, प्लस उसका 300
12 सेकंड का रैप टाइम था। अब दोस्तों उसने टोटल कॉल आंसर करी हैं 46। अब आपको इसकी ACST कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों ACST कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू ब्रैकेट टॉक टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस रैप टाइम ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉल आंसर से। तो दोस्तों उस एजेंट की एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम था 94.60 सेकेंड्स। यानी उस एजेंट ने एक कॉल को हैंडल करने के लिए एवरेज 94.61 सेकंड्स का टाइम लिया है। ये आपका फॉर्मूला है ACST का। दोस्तों आप प्रैक्टिस करने के लिए इस पर अपने अकॉर्डिंग टॉक टाइम, होल्ड टाइम, रैप टाइम चेंज कर सकते हैं। ये आपको आपके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। ये पूरी फॉर्मुलेटेड शीट है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले KPI की तरफ। अगला मेरा KPI आता है लॉगिन आवर्स। दोस्तों लॉगिन आवर सबसे इम्पोर्टेंट KPI है। अगर बात करें KPI की वेटेज की, तो लॉगिन आवर्स की वेटेज हमेशा ज़्यादा रखी जाती है FT मॉडल में, क्योंकि अगर लॉगिन आवर ही मैच नहीं होंगे तो हमारी बिलिंग मैच नहीं होगी, हमारी बिलिंग मैच नहीं होगी तो हमारी कंपनी को नुकसान होगा उस प्रोसेस को हैंडल करने में, सैलरीज इम्पैक्ट होंगी, कंपनी को सैलरी अपनी जेब से देनी पड़ेगी। तो दोस्तों लॉगिन आवर कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक एजेंट जो भी उसका टूल है, जो कॉलिंग टूल है या उसका ईमेल हैंडलिंग टूल है या चैट हैंडलिंग टूल है, वहाँ पर उसने कितनी देर काम किया, वो कितनी देर वहाँ पर अवेलेबल रहा, उसमें से कितनी देर उसने ब्रेक लिया। तो टोटल जितने टाइम उसने वो टूल लॉगिन रखा उसमें से जितनी देर वो ब्रेक लेगा उस सबको माइनस कर देंगे तो आ जाता है आपका लॉगिन आवर्स। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं सर्विस लेवल की ओर। सर्विस लेवल क्या होता है दोस्तों? जब आप कॉल्स हैंडल करते हैं तो वहाँ पर आपके अलग अलग थ्रेशोल्ड होते हैं जो आपके प्रोसेस टू प्रोसेस आपके क्लाइंट के कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। कहीं पर 90-10 का सर्विस लेवल यूज़ होता है, कहीं पर 80-20 का होता है। अब आप कहेंगे 80-20 और 90-10 क्या है? दोस्तों 80-20 का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी कॉल्स उस कॉल सेंटर पर एक दिन में आई हैं, उन कॉल की 80% कॉल्स 20 सेकंड के अंदर आंसर हो जानी चाहिए। ये होता है आपका 80-20 का सर्विस लेवल। 90-10 का सर्विस लेवल होता है कि जितनी कॉल एक पर्टिकुलर डे पर उस कॉल सेंटर में आई हैं, उन कॉल्स की 90% कॉल 10 सेकंड के अंदर आंसर हो जानी चाहिए, नहीं तो आपका सर्विस लेवल इम्पैक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों एक्सेल पे चलते हैं, मैं आपको सर्विस लेवल की कैलकुलेशन समझाता हूँ। दोस्तों सर्विस लेवल के लिए आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये होते हैं कॉल्स ऑफर्ड। कॉल्स ऑफर्ड मतलब टोटल कितनी कॉल्स आई। उसके बाद कॉल्स आंसर्ड, कितनी कॉल्स मैंने उनमें से आंसर की। एक होता है मेरा कॉल्स अबेंडेंट, क्योंकि कुछ लोग अबेंडेंट कॉल्स भी देखना चाहते हैं। उसके बाद होता है कॉल्स आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया अभी कि जहाँ पर मेरा 80-20 का सर्विस लेवल यूज़ होगा वहाँ पर 20 सेकंड का मेरा थ्रेशोल्ड होगा। जहाँ मेरा 90-10 का सर्विस लेवल यूज़ होगा वहाँ मेरा 10 सेकंड का थ्रेशोल्ड होगा। याद रखिएगा 80-20 में 20 सेकंड का थ्रेशोल्ड होगा, यानी कि 80% कॉल 20 सेकंड में आंसर होनी चाहिए। और 90-10 में मेरा सिर्फ 10 सेकंड का थ्रेशोल्ड होगा, यानी मेरी टोटल जितनी कॉल आई है उनकी 90% कॉल 10 सेकंड में आंसर हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्रेशोल्ड लिखा है, इसके अलावा 20 या 80 नहीं लिख रहा हूँ मैं। वो आप लोगों के प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, वो आपके टीम लीडर्स, मैनेजर्स वगैरह आपको बता देंगे। कॉल आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड। इसके अलावा दोस्तों होता है कॉल अबेंडन विद इन थ्रेशोल्ड, क्योंकि जो कॉल मेरी थ्रेशोल्ड के अंदर अबेंडन हो जाएगी, मुझे 20 सेकंड के अंदर कॉल आंसर करनी थी, लेकिन जो मेरा कस्टमर है, जो कॉलर है, उसने 20 सेकंड वेट ही नहीं किया, तो मेरी वहाँ पर कोई गलती नहीं है, वो मेरी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे उसकी कॉल 20 सेकंड के अंदर आंसर करनी थी, बट उसने 20 सेकंड से पहले ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, तो मेरी परफॉर्मेंस उससे इम्पैक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों कंपोनेंट्स कर लेते हैं सर्विस लेवल के लिए। कॉल ऑफर्ड, आप सपोज करिए मेरे पास दिन में 10,000 कॉल आई हैं। 10,000 में से मैंने 9,990 कॉल आंसर कर ली हैं। 9,990 कॉल आंसर करी तो मेरी 10 कॉल अबेंडन हुई हैं, जिसमें से थ्रेशोल्ड में सपोज करते हैं मैंने मात्र 99 कॉल आंसर की हैं। और मेरी जो 10 कॉल अबेंडन हुई हैं उसमें से थ्रेशोल्ड में मेरी, यानी कि मेरा जो 20 सेकंड या 10 सेकंड है, उसके अंदर मेरी 8 कॉल अबेंडन हो गई हैं। अब दोस्तों सर्विस लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर्विस लेवल कैलकुलेट करने का तरीका है इज इक्वल टू टोटल कॉल आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड। ये है मेरा टोटल कॉल आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड। दोस्तों
डिवाइड का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब आएगा मेरा टोटल कॉल ऑफर्ड माइनस कॉल अबेंडन विद इन थ्रेशोल्ड। दोस्तों फॉर्मूला रिपीट करता हूँ, टोटल कॉल आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ऑफर्ड माइनस कॉल अबेंडन विद इन थ्रेशोल्ड। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आपका सर्विस लेवल है दोस्तों 99%। अब आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, आपका सर्विस लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 कॉल थी, कॉल आंसर्ड मैंने 9990 करी हैं, जिसमें से कॉल अबेंडेंट मेरी 10 हैं। अब मेरी आंसर्ड विद इन थ्रेशोल्ड 9900 है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने 9900 कॉल विद इन थ्रेशोल्ड आंसर नहीं करी हैं, मैंने सिर्फ 9700 कॉल विद इन थ्रेशोल्ड आंसर करी है। अबेंडेंट मेरा 10 ही है और कॉल अबेंडेंट मेरी थ्रेशोल्ड में 8 है, तो मेरा सर्विस लेवल घट के हो गया 97%। क्योंकि जितनी कॉल मैं थ्रेशोल्ड में आंसर करूँगा वही मेरा सर्विस लेवल बढ़ाएंगी, और जितनी कम कॉल मैं थ्रेशोल्ड के जितनी ज़्यादा कॉल मैं थ्रेशोल्ड के बाहर आंसर करूँगा वो मेरे थ्रेशोल्ड को गिराएंगी। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन हो गई है सर्विस लेवल की। बढ़ते हैं अपने डेटा की ओर। अब आता है मेरा आंसरिंग लेवल और अबेंडन परसेंटेज। तो दोस्तों आंसरिंग लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आंसरिंग लेवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉल आंसर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ऑफर्ड। सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉल आंसर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ऑफर्ड। तो दोस्तों मेरा आंसरिंग लेवल है 100%, क्योंकि मैंने 10,000 में से सिर्फ 10 कॉल अबेंडन की हैं, तो इसलिए मेरा सर्विस आंसरिंग लेवल होता है 100%। अब मेरा अगला आता है अबेंडन परसेंटेज। दोस्तों अबेंडन परसेंटेज होता है टोटल कॉल अबेंडेंट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ऑफर्ड। मेरा टोटल कॉल अबेंडेंट कितना हुआ है यहाँ पर 10, और मेरा टोटल कॉल ऑफर्ड कितना है 10,000। तो मेरा अबेंडेंट परसेंट 0.01% है। इसको अगर मैं राउंड करूँगा तो मेरा 0% अबेंडेंट कॉल है। दोस्तों ये थी कैलकुलेशन सर्विस लेवल, आंसर लेवल और अबेंडेंट परसेंटेज की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट फॉर्मूला बचता है सी सेट का। दोस्तों सी सेट क्या होता है? सी सेट होता है जब आप कोई कॉल या चैट या ईमेल हैंडल करते हैं, उस पर रिजोल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं, उसका इशू रिजोल्व कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर आप उसको पिच करते हैं। कॉल पर आप कॉल पर ही पिच करते हैं, ईमेल में आप टेम्पलेट सेंड करते हैं, चैट में आप टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं कि सर अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप मेरी कॉल को या हमारी बातचीत के आधार पर मेरी कॉल को या मेरी चैट को 1 से लेकर 5 के स्केल पे या 1 से 3 के स्केल पे रेट कर सकते हैं, जहाँ पे 1 सबसे कम और 5 सबसे ज़्यादा है। वो कस्टमर आपको अपनी रेटिंग देता है, उस रेटिंग के बिहाफ पे आपकी परफॉर्मेंस गेज होती है कि हाँ आपका कस्टमर आपके रिजोल्यूशन से कितना सेटिस्फाइड है। ये आपके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये आपकी प्रोसेस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस प्रोसेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें पता चलता है कि उनका कस्टमर उनके रिजोल्यूशन से, उनकी सर्विस से कितना सेटिस्फाई है। तो दोस्तों सी सेट कैलकुलेट करने का तरीका होता है सी सेट रेटिंग्स। सी सेट की रेटिंग सपोज अगर आप 1 से 5 के स्केल पर रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर 1 और 2 डी सेट में आती हैं, 3 आपकी न्यूट्रल आती है, 4 और 5 आपकी सी सेट में आती हैं। तो आपकी सी सेट रेटिंग यानी कि 4 और 5 डिवाइडेड बाय सी सेट की रेटिंग 4 और 5, डी सेट की रेटिंग 1 2 और न्यूट्रल की रेटिंग 3, इन सब को डिवाइड करके, इन सब को सम करके हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्सेल पे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। आपका सी सेट परसेंटेज। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग और आपकी 5 रेटिंग। यहाँ पर कस्टमर ने आपको दी है, 1 रेटिंग दी है आपको 4, 2 रेटिंग दी है आपको 5, 3 रेटिंग आपको दी है 8, 4 रेटिंग आपको दी है 13 और 5 रेटिंग आपको दी है 15। 5 आपकी हाईएस्ट है, यानी आपके कस्टमर 15 कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हैं। अब आपको सी सेट कैलकुलेट करना है। दोस्तों सी सेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सी सेट रेटिंग डिवाइडेड बाय ओवरऑल फीडबैक्स। तो मेरी सी सेट रेटिंग आती है, हम दोस्तों ब्रैकेट ओपन करते हैं, मेरी सी सेट रेटिंग आती है 4 + 5। इस 4 और 5 को मैं डिवाइडेड करूँगा ओवरऑल रेटिंग से, यानी कि डिवाइडेड बाय सम ऑफ ओवरऑल रेटिंग्स।
तो दोस्तों मेरा यहाँ पर सी सेट है 61%। अब आप यहाँ पर रेटिंग चेंज कर देंगे, आपका सी सेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन सी सेट की। तो दोस्तों जो मेजर केपीआईज थे उनकी कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिफरेंट केपीआईज हैं, आपको उनके बारे में नॉलेज चाहिए, आपको उनके बारे में जानना है या उनकी कैलकुलेशन के बारे में जानना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं दोस्तों। डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट प्लीज़ बी एश्योर्ड आपको डेफिनेटली रिजोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली वीडियो में। गुड इवनिंग।